हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं, काया पलट जाती है। मॉडर्न फिजिक्स हॉट टॉपिक्स, और हॉट नहीं है भाई, 16 नंबर बहुत होते हैं बच्चों, ठीक है। अरे बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं अपने सामने ही आ गया, थोड़ा मैं हट जाता हूँ, अब आपको मैं दो दिख रहा हूँ ठीक है। तो कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर एक मॉडर्न फिजिक्स पे एक वीडियो लेके आओ। हालांकि हमने पहले भी एक वीडियो डाल रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो का थोड़ा फंडा अलग है, उस वीडियो में कुछ समझाया नहीं गया। उस वीडियो में सीधे 10 सबसे मुश्किल क्वेश्चन डाल दिए मॉडर्न के, जो पिछले कई सालों में आए हैं। तो उनसे आप चेक कर सकते हो कि आपकी मॉडर्न कैसी है, तो वो भी आप चेक करना, लेकिन इसके बाद चेक करना। ये जो है वो बिल्कुल मतलब बेसिक से है, मतलब बिल्कुल जीरो से नहीं है। मतलब पहले इसमें फॉर्मूले बताए गए हैं जो यूज़ होते हैं, और फिर इसमें कई सारे सवाल कराए गए हैं, कई सारे सवाल हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम लोग बिना टाइम बर्बाद के स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स हॉट टॉपिक्स, और हॉट नहीं है भाई, हॉट नहीं है, ये हॉटेस्ट है। क्या भाई? हॉटेस्ट। ये टॉपिक जो है वो हॉटेस्ट टॉपिक है। मतलब आप ये समझ लेना कि थोड़ा इसको बड़ा करते हैं कि भाई ये फिजिक्स का सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है, सबसे हॉटेस्ट टॉपिक। क्यों हॉटेस्ट टॉपिक है, इसका रीजन समझना। इसका रीजन ये है कि हर साल लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं इससे। कई बार तो 4 क्वेश्चन भी आते हैं किसी किसी पेपर में। अब सोचो यार कि अगर आपको ये 16 नंबर दे दे तो 16 नंबर में काया पलट जाती है। कई बार 16 नंबर में मतलब बहुत अच्छी सी रैंक बन जाती है। तो 16 नंबर बहुत होते हैं बच्चों, ठीक है। 12 नंबर भी आ जाए तो ही बहुत होते हैं। तो अगर आपने मॉडर्न पढ़ रखी तो एक अच्छी रिवीजन के लिए ये है, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि मॉडर्न सबको थोड़ी थोड़ी क्या डबल आती है। तुम बोलोगे डबल क्यों आती है, तो मॉडर्न डबल आने का रीज़न ये होता है कि बच्चा केमिस्ट्री में पढ़ता है, बच्चा फिजिक्स में पढ़ता है। दूसरी बात, कुछ टॉपिक न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी घटा दी गए, रेडियो एक्टिविटी घटा दी है, तो थोड़ा अल्फा बीटा गामा डी के अब सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो वो जो थोड़े गंदे गंदे टॉपिक थे, वो dn/dt लैम्डा n करके, मतलब कुछ कुछ गंदी चीज़ें थी, वो हटा दी गई है ना। तो हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए सीधे देखते हैं, ठीक है। ये सब मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं। आप एक बार कमेंट कर देना सर कि सर अपनी राइटिंग अच्छी करो, ख़राब करो, या राइटिंग बढ़िया है, अच्छा है, आप सिर्फ हाथों से नोट्स दे रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन क्या होगी। और अगर आपकी मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना कि सर आपने बहुत अच्छा सिखाया है ना। आप लोग को बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, एकदम मज़ा आ जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, फोटोन की प्रॉपर्टी ऐसी होती है, उनका मोमेंटम होता है जो p बराबर h बाई लैम्डा होता है। अब तुम बोलोगे मोमेंटम का पता कैसे चलता है, सिंपल सी बात है। ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसमें फोटोन को किस चीज़ पे ऐसे बम्बार्ड किया गया। जैसे मान लो कोई हल्की चीज़ पे बम्बार्ड किया तो वो चीज़ हिल जाती है। तो अगर हिल रही है तो मोमेंटम है, क्योंकि फोर्स चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम होता है। तो अगर कोई चीज़ किसी फोर्स लगा रही है तो उसका मोमेंटम चेंज हुआ है, इसका मतलब फोटोन का कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है। मोमेंटम h बाई लैम्डा होता है, जहाँ पे लैम्डा उसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। लाइट की स्पीड c होती है और c बराबर f लैम्डा होता है, आप सबको पता ही है, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा कलर बदल लेता हूँ, वाइट कर लेते हैं, और इसको भी वाइट कर लेते हैं, ठीक है भाई। c बराबर f लैम्डा, ठीक है। c स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कई बार इसको न्यू लैम्डा लिख देते हैं, कई बार फ्रीक्वेंसी की जगह न्यू यूज़ होता है, मैं f यूज़ करता हूँ, आपकी इच्छा, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। e बराबर h न्यू या hf, ठीक है। और f को हम c बाई लैम्डा बोल सकते हैं, ये फॉर्मूला भी होता है। अब होता क्या है कि एक फोटोन की जो एनर्जी के लिए यूनिट यूज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बहुत छोटी यूनिट होती है एनर्जी की, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई जूल होता है। अब देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, यूनिट छोटी होगी तो बड़ा आंसर आएगा, यूनिट बड़ी होगी तो छोटा आंसर आएगा। तुम बोलोगे सर क्या बात समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो देखो बच्चों, अगर यूनिट छोटी होगी तो नंबर बड़ा हो गया, और यूनिट बड़ी तो नंबर छोटा। समझ मेरी बात? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर छोटी चीज़। तो अगर आप छोटी चीज़ से नाप रहे हो, कंपेयर, ये लेंथ है, ठीक है बच्चों, ये लेंथ है ना। अब इसको आप सेंटीमीटर से नापोगे तो इसमें ज़्यादा सेंटीमीटर आएंगे, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। मीटर से नापोगे तो कम आएंगे, सिंपल सी बात। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटी यूनिट है, और जूल उसके आगे बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक, तो जूल में ई बहुत छोटी चीज़ है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है बच्चों। तो छोटी यूनिट बड़ा नंबर, बड़ी यूनिट छोटा नंबर। और ऐसे ही 1 जूल 1/e इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा।
अब देखो ये आपके पास क्या है, बड़ी यूनिट छोटा नंबर, ये छोटी यूनिट तो बड़ा नंबर क्या होगा 1/1 बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि डिवाइडेड बाय 10 की पावर -19 है, ऊपर 10 की पावर +19 हो जाएगा। तो कभी भी कन्वर्ट करना हो तो आप देख लेना, मतलब सिंपल सी बात, जूल में आंसर छोटा आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर बड़ा आएगा, ठीक है। तो जूल में लाना है आंसर तो ई से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो ई से डिवाइड कर दो, ठीक है बच्चों। छोटी यूनिट बड़ा आंसर, बड़ी यूनिट छोटा आंसर, ये बता ही दिया। एक फोटोन की एनर्जी जो होती है अगर एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो 12431/लैम्डा होती है, और इसको लगभग 12400 यूज़ करते हैं लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में हो तो, और अगर नैनोमीटर में हो तो 1240/लैम्डा आ जाता है, ठीक है बच्चों, सिंपल चीज़ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ नहीं होता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा होता है कि कुछ मटेरियल होते हैं फोटो सेंसिटिव होते हैं, मतलब फोटोन, अगर उन पे हम लाइट गिराते हैं तो लाइट से क्या होता है बच्चों, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इसी प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये तब होता है जब फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा। अब तुम बोलोगे वर्क फंक्शन क्या होता है, देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लो ये मेरा मोबाइल है, ठीक है बच्चों, अब ये मोबाइल में साइलेंट करना भूल गया तो साइलेंट भी कर लेते हैं कहीं बच जाए बीच में। अच्छा, अब इसमें कुछ मेटल है मान लो, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इधर उधर विचरते रहते हैं, वो एटम से तो फ्री होते हैं लेकिन सरफेस से फ्री नहीं होते। अब इस सरफेस पे जब लाइट गिरेगी तो वो उनको बाहर निकालने के लिए एक एनर्जी चाहिए। अब ऐसा थोड़ा कि आप इसको ऐसे हिलाओगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे कि मैं नीचे आ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। तो वो इलेक्ट्रॉन अंदर रहते हैं, वो एटम से फ्री होते हैं लेकिन मेटल से फ्री नहीं होते, तो वो कम से कम एनर्जी जिससे वो बाहर निकलना है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं, ठीक है। फोटोन की एनर्जी HF या HC/लैम्डा होती है, ये 5 से ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब F जो होगा F वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5H होगा। ये जो है वो आपके पास इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होनी चाहिए 5H से, और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ऐसी एनर्जी को HC/लैम्डा बोलो, ये भी 5 से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब लैम्डा जो होगा वो लेस देन इक्वल टू HC/5 होगा। इस लैम्डा को इसको लैम्डा नॉट बोलते हैं, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मतलब लैम्डा कम होना चाहिए क्योंकि कम लैम्डा पे एनर्जी ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। सिंपल चीज़, बढ़िया, मज़ा आ रहा है भाई, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, एकदम कतई आनंद की प्राप्ति हो रही है। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब होता क्या है बच्चों कि ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम है और यहाँ पर लाइट पड़ती है और वो इलेक्ट्रॉन इधर खिंच जाते हैं। तो एक्चुअली में तो ये बैटरी मतलब कैसे भी लगा दो, वैसे अगर आप ऐसे लगाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और अगर आप उल्टी लगाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा वापस की, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो उल्टी लगाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस पे करंट का फ्लो बंद हो जाता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको V0 या Vs से जैसे भी दिखा दो, ये मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल होता है टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रीचिंग कलेक्टर। अगर आप चाहते हो कलेक्टर पे ना पहुंचे तो इसको उल्टा लगा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेता है। तो वो कम से कम पोटेंशियल जिस पे इलेक्ट्रॉन को जाना न दे, है ना, जाने ना दे, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो Kmax-E होती है, और Kmax की जो वैल्यू होती है उसकी वो होती है E-5। ये बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है। जैसे मान लो एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और फाई मान लो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप ये सोचो कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया और उसने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो उसकी एनर्जी 4 हो सकती है। हालांकि सच्चाई में ये होती 4 होती नहीं है। क्यों नहीं होती 4? क्योंकि कुछ एनर्जी की बर्बादी हो जाती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि मान लो एक ये मेरा हाथ है, ये फोटो सेंसिटिव सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 6 चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जैसे ही 10 मिलते हैं तो इधर उधर टकराता है, वो बावड़ा से हो जाता है इतना, जब इतने दिन बाद उसको एनर्जी मिलती है तो उसकी कुछ एनर्जी खो जाती है। तो कायदे से तो उसको निकलने के बाद 4 रहनी चाहिए, लेकिन 4 से कुछ कम होती है क्योंकि उसकी एनर्जी टक्कर में कम हो जाती है। तो अगर कोई भी टक्कर ना हो, कोई बर्बादी ना हो, तो उस केस में उसकी एनर्जी E-5 होती है, जो कि 10 में से 6 गए 4 हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन की क्या E है क्या फाई है। स्टॉपिंग पोटेंशियल रिवर्स पोटेंशियल होता है, कैसे नहीं बताऊंगा। ये वैल्यू Kmax/E होती है, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो अगर Kmax 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल Kmax/E है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई E आ गया। लेकिन अगर मैं SI में चलूँ तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 10 E जूल लिख सकते हैं, बाई E तो E से ही कट गया, मतलब सिंपल सी बात 10 वोल्ट। इसका मतलब भाई कितना सिंपल चीज़ है कि अगर मेरा Kmax 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 20 वोल्ट है, बस इलेक्ट्रॉन हटाओ, काम खत्म, ठीक है ना, E से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सिंपल सी बात लिखिए, मतलब ये हुआ कि जो भी Kmax है EV में वही Vs होता है वोल्ट में।
जितना वो ईवी में उतना वोल्ट में हो गया। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेटअप का। ध्यान रखना अंदर क्या होती है, अंदर हवा नहीं होती। अगर अंदर हवा होगी तो इलेक्ट्रॉन हवा के पार्टिकल से टकरा के मर जाएंगे, तो चिंगारियां उत्पन्न हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अंदर वैक्यूम होता है। आगे चले भाई साहब, चलो भाई ये कुछ ग्राफ है पोटेंशियल और करंट का। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल जितना बढ़ाओगे करंट बढ़ता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास ये हो गया, तो आप जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा। लेकिन करंट कहाँ तक बढ़ेगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जितने यहाँ प्रोड्यूस होंगे सारे पहुँच जाएंगे। नहीं समझ रहे भाई, मान लो यहाँ प्रोडक्शन ही 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड की हो रही है, तो आप कितनी बैटरी बढ़ा लो 100 से ऊपर थोड़े जाएगा, तो ये इसका एक सैचुरेशन करंट आ जाता है। अगर आप उल्टी साइड जाओगे तो एक पोटेंशियल आता है, जब ये करंट रुक जाता है उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ऐसा सा ग्राफ होता है। के मैक्स एच एफ माइनस फाइव होता है, तो अगर आप फाइव को आप एच एफ नॉट लिख सकते हो, है ना, एफ नॉट याद है ना, अरे भाई भूल गए, फाइव को हम ये लिखते हैं ना, एफ नॉट फाइव एच होता है। ठीक है ना, सही है। तो आप फाइव को एच एफ नॉट लिख सकते हो, जहाँ पे एफ नॉट वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है जिस पे काम चल जाए। कहाँ गया भाई, हाँ, तो इसका एच एफ नॉट लिख सकते हो। अब इसका जो ग्राफ होगा के मैक्स और एफ में स्ट्रेट लाइन होगा, एफ बराबर एफ नॉट पे के मैक्स 0 होगा। ठीक है भाई, ये ऐसा सा ग्राफ हो जाता है, सिंपल सा ग्राफ है। इसकी स्लोप होगी y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो m यहाँ पे कितना h है, तो उसकी स्लोप क्या होगी, h होगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ नहीं, इसको e से डिवाइड करना है, तो ये ऐसा सा ग्राफ आ जाएगा, सिंपल e से डिवाइड करना, इसकी स्लोप h बाई होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो दो सिंपल सी बात है कि अगर आप के मैक्स और f में ग्राफ बनाओगे तो स्लोप h होगी, और अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाओगे तो स्लोप h बाई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैटर वेव्स, तो जैसे कि एक वेव का मोमेंटम होता है, वैसे ही इसका और एक वेवलेंथ होता है, और उसका मोमेंटम h बाय लैम्डा होता है। वैसे ही हर चीज़ जिसका मोमेंटम होता है उसका एक वेवलेंथ होता है। तो एक वेव का वेवलेंथ होता है परंतु मोमेंटम भी होता है। ऐसे अगर किसी चीज़ का मोमेंटम होता है तो उसकी एक वेवलेंथ भी होती है। तो ऐसा डी ब्रॉगली ने भैया ने कहा, तो डी ब्रॉगली अंकल ने बोला कि उसका जो वेवलेंथ होगा वो h बाई पी होगा, और p को एम वी लिख सकते हैं, एम वी को अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। और अगर किसी q चार्ज को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किया गया है तो उसको 2m k को मॉडुलस ऑफ q भी लिख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगी q भी होगी। ठीक है बच्चों, अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप v वोल्ट से एक्सेलरेट करो तो यहाँ पे q की जगह e, v की जगह v, तो इस सब को सिंप्लीफाइड करके ये आ जाता है कि उसका जो लैम्डा होगा वो 12.27 बाय रूट v एंगस्ट्रॉम होगा। अब ये कैलकुलेट करके एनसीईआरटी में लिख रखा है। ठीक है, ये लिख रखा है, बाकी हमने खुद कैलकुलेट कर दिए। ये वैल्यू सीधे डाल दो, क्योंकि ट्रस्ट मी इस पर कई बार सवाल आते हैं। ओके, और मैं कई बार वीडियो में ठीक है बहुत बोलता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, शायद मैंने इसमें ही बोला हो अब तक, लेकिन ध्यान नहीं, लेकिन आगे कोशिश करता हूँ कि ठीक है मैं कम बोलूँ। अच्छा, तो ये 12.27 बाय रूट वी हो गया एंगस्ट्रॉम में। ऐसी अल्फा पार्टिकल के लिए हमने सब कैलकुलेट कर दिया, 0.101 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। प्रोटॉन के लिए भी 0.286 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम आ गया। तो ये सब कुछ हमने कर दिया। ठीक है बच्चों, याद हो गया सबको। आगे चलते भाई, लिख लेना, इसकी पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको टेलीग्राम पे, लेकिन इसको लिख लेना बच्चों, क्योंकि आप लिखते रहोगे तो ही फायदा है, फिर पीडीएफ लेके फिर लिखना पड़ेगा। हर बार आप पीडीएफ तो नहीं खोलोगे, लिख लो यार, गिने चुने फॉर्मूले, बहुत गिने चुने फॉर्मूले, जरा जरा से फॉर्मूले। आत्मिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर्स मॉडल हमेशा ध्यान रखना सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लगता है। अब देखो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2 होते हैं तो एक निकाल दो, सिंगल आयनाइज कर दो। लिथियम में 3 होते हैं, 2 निकाल दो, डबल आयनाइज कर दो। रेडियस का फॉर्मूला आता है 2n² h² एप्सिलॉन नॉट बाय z², और ये रेडियस 0.529 इंटू n² बाय z होता है, बाकी सब कुछ छोड़ दो, n² z बच गया। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में इस 529 को 0.529 एंगस्ट्रॉम को बोर्स रेडियस बोलते हैं। बेसिकली 0.529 जो होता है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का रेडियस होता है, हाइड्रोजन के पहले शेल के इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये तब आएगा जब n और z 1 होंगे। ठीक है बच्चों, या फिर ऐसा भी कह सकते हो आप, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम के दूसरे शेल का नहीं, क्योंकि बेरिलियम में 4 आ जाएगा और n को 2 रखोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, सही कह रहा हूँ मैं, हाँ।
तो इसको हम बोर्स रेडियस बोलते हैं। इतना हो गया। वेलोसिटी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, वैसे वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन बता रहा हूँ एक्चुअली होता क्या है कि ये दो फॉर्मूले आते हैं, एक तो mvr बराबर nh/2 जो क्वांटाइजेशन होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो k(q1 q2 बार स्क्वायर जो न्यूक्लियस का फोर्स होता है mv² बार होता है, लेकिन वो मैं डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पढ़ रहा। वेलोसिटी की वैल्यू आती है, अब ये सबको कैलकुलेट करके 2.18 × 10⁻6 जेड बैन आ जाता है मीटर पर सेकंड, ठीक है, अच्छी खासी वेलोसिटी, बहुत तगड़ी वेलोसिटी है ना, 10⁻6 समझ लो। जेड और एन का डिपेंडेंस हमको हमेशा याद रखना है, मतलब केवल आप ये दोनों याद रख लो, इससे बाकी सब चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, मतलब बाकी सब चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे मान लो किसी ऑर्बिट का एरिया πr² हो तो r² पे डिपेंड कर रहा है, अब r किस पे डिपेंड कर रहा है, n²/z, तो r² क्या होगा, n4/z², ओमेगा v/r होता है, तो वेलोसिटी z/n पे, रेडियस n²/z पे, तो ये z²/n³ पे डिपेंड हो गया। टाइम पीरियड 2π/ω होता है, तो ये 1/ω के प्रोपोर्शनल होगा, तो इसका मतलब n³/z²। करंट चार्ज बाय टाइम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन टी टाइम में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया, टी टाइम हो गया, तो 1/t पे डिपेंड करेगा, तो ये फिर z²/n³। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो करंट इनटू एरिया होता है, तो करंट z²/n³, एरिया क्या होगा, एरिया आपको पता ही है, एरिया यहाँ से आ गया। तो ऐसे करके किसी भी चीज़ के बारे में आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई डिपेंडेंसी आ गई, बेसिकली क्या होगा कि दो चीज़ों को कंपेयर करना होगा, कि हाइड्रोजन के तीसरे और चौथे शेल के लिए, ठीक है, या हाइड्रोजन का तीसरा शेल और हीलियम का 5वां शेल, तो n और z अलग अलग हैं, सिंपल से आप कुछ भी कंपेयर कर सकते हो अगर आपको केवल ये दो फॉर्मूले पता हो, तो बाकी तो कॉमन सेंस है। अच्छा भाई, एक फॉर्मूला और बताऊं जी टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल टोटल एनर्जी के बराबर होती है, बस नेगेटिव होती है, उसमें +13.6। पोटेंशियल टोटल की डबल होती है, तो ये 13.6 का डबल 27.2 हो गया बच्चों, सही है। बाइंडिंग एनर्जी मिनिमम एनर्जी टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन होती है। अब सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को फ्री करने का मतलब उसको बहुत दूर भेज देना, बहुत दूर उसकी पोटेंशियल क्या होगी, 0, लेकिन वो जो कम से कम एनर्जी है जो उसको दी, तो कम से कम एनर्जी तब होगी जब वहाँ जाकर रुक जाए, नहीं समझे। जैसे आपसे कोई बोले कि इसको इस हाथ तक पहुँचना है, तो कम से कम एनर्जी वो होगी जिस पर आके रुक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो मिनिमम का मतलब बहुत दूर करना, पोटेंशियल 0, मिनिमम का मतलब काइनेटिक 0। तो अगर दूर जाके उसकी टोटल एनर्जी 0 होगी तो यहाँ भी 0 होगी, तो यहाँ 0 कैसे कर सकते हो, जो अगर उसको टोटल एनर्जी -10 है तो उसको +10 दे दो। तो बाइंडिंग एनर्जी कुछ नहीं होती बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है मिनिमम एनर्जी टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन होती है, और ये टोटल का नेगेटिव, ताकि उसको टोटल एनर्जी 0 हो जाए। टोटल का नेगेटिव काइनेटिक भी होती है, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, वो भी 10 है, ठीक है ना, सिंपल चीज़। तो ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला सेम काइनेटिक एनर्जी का। एक रिडबर्ग भी एनर्जी की यूनिट है, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। किन्हीं भी दो ऑर्बिट्स का जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, वो सिंपल सी बात है 13.6 z² 1/n छोटू स्क्वायर -1/n बड़ू स्क्वायर, मतलब आप छोटा जैसे मान लो 1 है, बड़ा 3 है, तो 1 और 3 रख दो, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है कि एक अगर ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन छोटे से बड़े ऑर्बिटल पर जा रहा है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये छोटा ऑर्बिटल छोटे से बड़े जा रहा है, तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बड़े छोटा इतनी एनर्जी रिलीज कर देगा। तो इफ इलेक्ट्रॉन goes to higher orbital, energy is absorbed, and on coming to lower orbital, energy is released, ठीक है बच्चों। वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिलेटेड टू अबव ट्रांजिशन, इसमें जो वेवलेंथ होगी वो सिंपल सी बात है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन हमने सिंपल सी कर रखी है, तो लैम्डा जो होगा, एक्चुअली करना कुछ नहीं, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी को आप, इस एनर्जी को आप hc/λ कर दो। अब हमने पूरी लैम्डा कैलकुलेट कर रखी है, ये लैम्डा आ जाता है 912 एंगस्ट्रॉम/z², इतना, तो आप सीधे वैल्यू रखो, आंसर आ जाती है। या फिर एक और काम कर सकते हो, अगर आप एनर्जी निकाल चुके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एनर्जी निकाल लो, तो लैम्डा इस फॉर्मूला से निकाल लो जो हमने कर रखा है। दोनों फॉर्मूले इक्वली गुड है, आप जो चाहो, वैसे पर्टिकुलरली मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आसान पड़ेगा, ठीक है। ये आप देख लेना, जैसा आप दोनों में से किसी से कर सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। अच्छा भाई, अब एब्जॉर्प्शन और एमिशन दो चीज़ होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एब्जॉर्ब करके ऊपर चले जाता है, ये एब्जॉर्प्शन है, और ऊपर से नीचे आता है, ये एमिशन है, ठीक है। ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन इज ओनली फ्रॉम ग्राउंड स्टेट अनलेस अदरवाइज मेंशन। मतलब होता क्या है बच्चों कि मान लो ये ग्राउंड स्टेट है, n = 1, n = 2, 3, 4। इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर है तो एब्जॉर्ब करके ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर 2 या 3 पर है या 4 पर है तो एब्जॉर्ब करके ऊपर नहीं जा सकता। तुम बोलोगे ऐसे कैसे? भाई देखो, 1 इसका घर है, घर पे कुछ भी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। लेकिन जब 2, 3, 4 पे होता है तो वो 2, 3, 4 पे बहुत कम टाइम के लिए रुकता है, बहुत मतलब बहुत कम टाइम के लिए, इतने कम टाइम के लिए रुकता है कि जैसे मान लो एक्साइट होके 2 पे गया तो वो 2 पर 10⁻⁻7-8 सेकंड के लिए रुकेगा।
तो वो इतना कम टाइम होता है कि उतने टाइम में ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक और फोटोन एब्जॉर्ब करके ऊपर चले जाए, ठीक है। इसलिए कि अपने घर से बाहर निकलता, लेकिन उसको घर पे मम्मी ने कह रखा बेटे जेईई का एग्जाम है तुरंत वापस आना है, अब उसको जाके बस वापस आना है, तो वहाँ जाके वो सोचे कि मैं कुछ खा पी के और दूर चले जाऊँ तो पॉसिबल नहीं, उसको तुरंत ही वापस आना है, तो वो गया और वापस आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना हमेशा कि इस n=2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, n=3 को सेकंड एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। कई बार इंसान को लिखा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट या थर्ड से सेकंड एक्साइटेड स्टेट जा रहा है, तो आदमी n=2 और 3 रख देता है, लेकिन अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो एक्चुअली में n=3 है, और अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो एक्चुअली में n=4 है। तो इसका प्लीज ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। एक्साइटेड स्टेट का मतलब एक और जोड़। अच्छा भाई, तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों कि हमेशा एब्जॉर्प्शन यहीं से होती है। अब कोई क्वेश्चन ही ऐसा हो कि 3 से 4 गया तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज n=3, n=2, n=4 से एक फोटोन लेकर ऊपर जाना की पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अब नीचे आने में तो दुनिया भर की पॉसिबिलिटी, कोई कहीं से कहीं आ जाए। जैसे कि मान लो सपोज कोई n=4 से आ रहा है, अब वो इलेक्ट्रॉन जो है 4 से 3 आ सकता है, फिर वो 3 से 2 भी आ सकता है, 2 से 1 भी आ सकता है। ये भी हो सकता है कि सीधे 3 आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है, ऐसे आ जाए। ये भी हो सकता है ऐसे आ जाए, फिर ऐसे आ जाए, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो पॉसिबिलिटी कितनी है? देखो भाई, 4 वाले के पास 3 पॉसिबिलिटी है। 4 वाला 3 पे जा सकता है, 2 पे जा सकता है, 1 पे जा सकता है, ठीक है ना। 4 से 3, 4 से 2, 4 से, लेकिन 3 वाले के पास 2 ही पॉसिबिलिटी है। 3 वाला 2 पे जा सकता है, 3 वाला 1 पे। 2 वाले के बाद 1 ही पॉसिबिलिटी है, इसके पास 0 पॉसिबिलिटी है। तो अगर कोई चीज़ 4 पर है तो उसके पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर 4 पर है तो 3 इसकी, 2 इसकी, 1 इसकी, 3 + 2 + 1। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है NC2। क्या होता है बच्चे फॉर्मूला? NC2। अगर कोई चीज़ nth स्टेट पर है, तो उसके पास NC2 तरीके हैं जिससे वो नीचे आ सकता है। तो इतने टाइप की वेवलेंथ वो छोड़ सकता है, ठीक है। बस n की वैल्यू रखना। लेकिन अगर ध्यान रखना, कोई बोल रहा है कि एक चीज़ 6 एक्साइटेड स्टेट पे है तो उसका n कितना होगा? 6 नहीं होगा, 7 होगा, तो n को 7 रखना है, ठीक है। तो NC2 टाइप की वेवलेंथ वो छोड़ सकता है, ठीक है। जैसे कोई n=5 पर है तो 5C2, ठीक है। अब तुम बोलोगे 5C2 क्या होता है भाई? तो अगर n=5 पे तो 5C2 का मतलब 5 × 5 - 1 बोले तो 4/2, तो ये 10 आ जाएगा। आई होप आई एम राइट, ठीक है। चलो भाई, अब कुछ सीरीज होती हैं जो हमको ध्यान रखनी है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मेरे को भी जगह मिल जाए बच्चों। अच्छा भाई, लाइमन क्या होती है बच्चों? अगर जब चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो कोई चीज़ 1 पे एंड करेगा, मतलब 2 से 3 से 4 से लाइमन से। ध्यान रखना कि इस लाइमन सीरीज में जो रेज निकलती हैं अल्ट्रावायलेट निकलती हैं, ठीक है बच्चों। फिर बाल्मर में जो निकलती हैं वो विजिबल, केवल बाल्मर में ही विजिबल निकलती है, और बाकी सब रेडियो नहीं, इंफ्रा। इसको हीट रेडिएशन भी बोलते हैं, ठीक है, सही। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री रट लो, क्योंकि बच्चे 2 ही रटते हैं। लेकिन मैं बताऊं, फंड का तो सवाल है, फंड या हम्फ्री का एक सवाल आया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे पोएम की तरफ रट लो, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, ठीक है बच्चों। तुम्हारे ख्याल से इनमें सबसे पहले कौन सी मिली होगी? ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं लाइमन। नहीं भाई, जैसे मान लो कि हमको सबसे पहले ना दिखती है चीज़ें, जैसे मान लो यहाँ पर एक गैस का सैंपल है तो आपको विजिबल दिखेगी। अब तुम बोलोगे सर बाकी, यार हीट रेडिएशन हर जगह से आ रही है, अल्ट्रावायलेट हो या ना हमको महसूस नहीं होती, वो सीधे आपकी स्किन को ख़राब कर देती है, महसूस ही नहीं होती है ना। तो पहले बाल्मर डिस्कवर हुई थी क्योंकि वो दिखती है, ठीक है बच्चों। याद हो गया बच्चों? अच्छा, कोई आपसे पूछे लाइमन की पहली लाइन, तो लाइमन की पहली लाइन 2 से 1 होगी, दूसरी लाइन 3 से 1 होगी, तीसरी लाइन 4 से 1 होगी। ऐसे ही मान लो पास्चन की पहली लाइन तो 4 से 3, दूसरी लाइन 5 से 3 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। एक न्यूक्लियस को जेड एक्सिस से दिखाते हैं, ठीक है, जेड एक्स ए। कई बारी शायद ए इधर भी लगा देते हैं, कई बारी शायद इधर भी लगा देते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ध्यान रखना है जो नीचे है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या का सम, मतलब उसके न्यूक्लियस में कितने निवासी वो न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है। एक AMU एटॉमिक मास यूनिट है, ये इलेक्ट्रॉन के मास का 1/12 होता है, ठीक है बच्चों। इसको U से भी दिखाते हैं, 1U, U मतलब एटॉमिक मास यूनिट। सिंपल सी चीज़, अब सवाल में U लिख रखा, आपको पता ही नहीं क्या होता है, तो सब कुछ आया जाए आपका कबाड़ हो जाएगा, ठीक है। एक न्यूक्लियस का रेडियस
R बराबर R नॉट A की पावर 1/3 है, यहाँ पे A मास नंबर है और R नॉट 1.1 फर्मी या फेम्टोमीटर 10 की पावर -15 मीटर होता है। न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है मास से वॉल्यूम होगी। मास, अब देखो बच्चों, एक AMU, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, तीनों लगभग सेम होता है। फिर सबसे ज़्यादा मास न्यूट्रॉन का होता है, फिर AMU का होता है और प्रोटॉन थोड़ा कम होता है, लेकिन तीनों ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर उसमें A उसका मास नंबर है तो उसका न्यूक्लियस की डेंसिटी जो होगी, न्यूक्लियस का मास AMU होगा और वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो R आपके पास R नॉट A की पावर 1/3 है। कहाँ पढ़ा हमने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ ये पढ़ा ना, ठीक है बच्चों। तो अब सोचो, ऊपर भी है नीचे भी A की पावर 1/3 और 3, तो नीचे भी है, तो बेसिकली दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, नहीं हो गए। तो बेसिकली जो चीज़ वेरिएबल है हर न्यूक्लियस के लिए, कोई छोटा न्यूक्लियस कोई बड़ा न्यूक्लियस, तो वेरिएबल चीज़ तो कटेगी। इसका मतलब न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट है और ये डेंसिटी 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। आप शायद समझ नहीं रहे कि डेंसिटी कितनी होती है, 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप समझ रहे हो, 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मतलब 10 की पावर 1 मीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं? 10 की पावर 9 होते हैं ना, तो 9 से डिवाइड कर दो, 8 किलोग्राम पर मिलीमीटर क्यूब। मतलब 1 मिलीमीटर का क्यूब मतलब एक चीनी के दाने के इतना क्यूब ले लोगे, उससे भी छोटा, बहुत मिलीमीटर क्यूब समझते हो, सेंटीमीटर का 10वां भाग, छोटे चीनी का दाना ले लोगे, उसमें 10 की पावर 8 किलो वजन होगा। 10 की पावर 8 किलो समझ रहे हो? सोचो 10 की पावर 8 किलो क्या होता है। 10 की पावर 8 किलो मतलब 1 लाख में 5, 1 करोड़, 10 करोड़ किलो। तो सोचो अगर वो किसी के हाथ पर रख दिया तो वो तो चीरता वो निकल जाएगा कहीं पे, कितना प्रेशर देगा वो। तो न्यूक्लियस की इतनी डेंसिटी होती है, लेकिन दुनिया इतनी भारी नहीं, क्योंकि आसपास बहुत खाली जगह है, जैसा रदरफोर्ड अंकल ने बताया था। चलो भाई, अगर आप किसी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हो तो E बराबर mc² होता है, इतनी एनर्जी। अगर एक AMU को एनर्जी में कन्वर्ट करते हो तो उससे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी निकलती है। ये दिया होता है, लेकिन नहीं दिया तो याद रख लो 931.5, लगभग 930 यूज़ कर सकते हो, लेकिन 931.5 एनर्जी निकलती है। भाई बहुत मज़ा आ रहा है सर, आपने क्या रिविजन कराया। मास डिफेक्ट जो होता है वो थ्योरेटिकल और एक्चुअल मास में डिफरेंस होता है। अब थ्योरेटिकल मास और एक्चुअल मास, अब तुम बोलोगे थ्योरेटिकल एक्चुअल का फंडा क्या है? भाई देखो, थ्योरेटिकल मास हमको क्या लगता है कि अगर Z x है तो उसका मास क्या होना चाहिए, Z प्रोटॉन और A माइनस Z न्यूट्रॉन, इतना होना चाहिए। लेकिन उसका मास होता है कितना है? उसका मास होता है x के एटम का मास, ठीक है। mx जो होता है एटम का मास होता है, और उसमें से इलेक्ट्रॉन हटा दो। तुम बोलोगे सर इतनी कैलकुलेशन क्यों करो, न्यूक्लियस का मास सीधे नाप लो। अरे मेरे बाप, न्यूक्लियस का मास सीधे नहीं नाप सकते, कैसे नापोगे बताओ? न्यूक्लियस का मास सीधे नापने के लिए मान लो आपको कार्बन के न्यूक्लियस का मास नापना है, तो पहले कार्बन का एक एटम अलग करो, उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालो, फिर उसका मास नापो। तुमको इतना आसान दिख रहा है? अलग कैसे करोगे? चिमटी से पकड़ के इलेक्ट्रॉन निकालोगे? ऐसा नहीं होता। आप एटम का मास पता है, उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन का मास हटा दो, ऐसे ही होता है। तो एटम में से इलेक्ट्रॉन का मास घटा है तो ये चीज़ इससे ज़्यादा होती है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ से ज़्यादा होती है, इसका मतलब कुछ मास कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा समझ लो जैसे कि मान लो आपने C12 फॉर्म किया। अब C12 मान लो कि एक एटम, एक न्यूक्लियस का मास 1 ग्राम है, तो कायदे से इसका मास 12 ग्राम होना चाहिए, लेकिन ऐसा पाया जाता है कि इसका मास 11.9 ग्राम है। तो ये तो इसका थ्योरेटिकल मास है और ये इसका प्रैक्टिकल मास है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा 0.1 ग्राम। ये आपके पास मास डिफेक्ट है, तो इसका मास डिफेक्ट है 0.1 ग्राम। तो इतना मास इसका कम पाया गया। अब इतना मास का होता क्या है, इतना मास बेसिकली क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतनी एनर्जी निकल जाती है डेल्टा mc²। अब मान लो कि ये जो एनर्जी निकली, मान लो ये एनर्जी जो है वो 300 जूल निकल गई, मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। अब 300 जूल एनर्जी निकल गई। अब सोचो कि वो 11.9 ग्राम था, अगर उसको तोड़ोगे तो 12 ग्राम हो जाएगा। अब वो 12 ग्राम, उसको 0.1 ग्राम कम है, ठीक है ना। तो अगर उसको तोड़ना है तो उसका 0.1 ग्राम वापस करना पड़ेगा ना उसको। तो वो 0.1 ग्राम 300 जूल से हो गया, नहीं हो गया? वो 300 जूल लेकर निकल गया ना। तो अगर आप उसको 300 जूल दोबारा दोगे तो वो दोबारा 0.1 ग्राम बनेगा और वो फिर टूटेगा। तो ये उसको साथ रखता है। समझ रहे मेरी बात? ये ऐसा हो कि आपने किसी को विदेश में जाके उससे पासपोर्ट छीन के रख लिया, ठीक है भाई, तो अब उसको जब वापस आना तो फिर पासपोर्ट दोगे, फिर वापस आएगा। तो ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है, डेल्टा mc²। एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर A 2B + C में कन्वर्ट हुआ, इसमें बताना है कितनी एनर्जी रिलीज होगी अगर इनकी बाइंडिंग एनर्जी 30, 40 और 50 है। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा फंडा होता है कि पहले तोड़ो फिर जोड़ो। तोड़ो जोड़ो कंसेप्ट बोलता हूँ मैं इसका, ये मैंने ही निकाला है, तोड़ो जोड़ो कंसेप्ट, ठीक है।
मैंने पेटेंट भी करा रखा है, खैर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है ना, हर कोई ऐसे ही बताता है। पहले ए को तोड़ो, ए को तोड़ोगे तो वो 30 एब्जॉर्ब होगा, मतलब 30 देने पड़ेंगे ना उसको। फिर 2b प्लस सी जोड़ोगे तो 2b, b में 2 × 40 एनर्जी निकलेगी और c में 50, जोड़ने पे एनर्जी निकलती है। c में 50 निकलेगी, कितनी निकली 80 + 50 130 निकली। अब आपने 30 दिया 130 निकली, इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, आप समझ लो कि पहले 30 दिया 130 निकल गई, ठीक है ना, तो बेसिकली 100 का फायदा हो गया, मतलब 100 रिलीज हो जाएगी इस प्रोसेस में, सिंपल सी चीज़, ठीक है। आगे चलें। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट जस्ट बाय बाइंडिंग एनर्जी बट बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तुम बोलोगे इसका मतलब, मैं बोलूँगा भाई मेरे पास 100 रुपये हैं और मेरे 4 दोस्तों के पास मिल के 110 रुपये हैं, तो अमीर कौन हुआ, मैं। क्योंकि बात ये नहीं कि टोटल कितने, बात ये है कि पर हेड कितने। जैसे मान लो इंडिया की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है और मान लो जर्मनी है, उसकी भी $3 ट्रिलियन है, तो जर्मनी ज़्यादा अमीर हुआ ना, क्योंकि इंडिया का $3 ट्रिलियन 140 करोड़ में है और जर्मनी का $3 ट्रिलियन पता नहीं 2-4-5 करोड़ लोगों में, तो वो ज़्यादा अमीर हो गए ना पर कैपिटा। तो ऐसे ही होता है कि बाइंडिंग एनर्जी मैटर नहीं करती, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो जो बाइंडिंग एनर्जी उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो। ये एनसीईआरटी में ग्राफ है, इसमें हाईएस्ट पे कुछ Fe दे रखा है, ग्राफ में ऐसा है, तो Fe की कुछ 8.8 या समथिंग होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो आप ये देखो कि यहाँ पर कहीं ज़्यादा है, इधर भी कम है, थोड़ी इधर भी कम है, तो ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे 2-3 आपस में जुड़ के अपना मास नंबर बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा स्टेबल हो जाए, और ये एक आध टूट के मास नंबर घटा देते हैं ताकि स्टेबल हो जाए, मतलब हर चीज़ बीच में आना चाहती है, ठीक है। तो बेसिकली मिड जोन इज स्टेबल, मिड जोन स्टेबल है, सो स्मॉल न्यूक्लियाई ऐड टू गेट बिग एंड बिग न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट टू बिकम स्मॉल एंड द प्रोसेस आर कॉल्ड फ्यूजन एंड फिजन। फ्यूजन का मतलब मिलना, जैसे बोलते हैं ना ये फ्यूजन है हिंदी और वेस्टर्न म्यूजिक का, तो थोड़ा हिंदी थोड़ा वेस्टर्न मिला के एक फ्यूजन बन गया, ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे कंटेम्प्रेरी और ट्रेडिशनल का फ्यूजन है, या इंडियन और चाइनीज कुजीन का फ्यूजन है, तो फ्यूज मतलब मिला देना। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें 2-3 मिल जाते हैं ये फ्यूजन है, और ये जिसमें टूट जाते हैं वो क्या है, फिजन है, ठीक है बच्चों, सही है। तो ये हो गया। और देखें भाई, अब जैसे मान लो A40 2b प्लस सी में कर रहा है, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो 5, 6 और 7 है, मतलब ABC का कह रहा है कितनी एनर्जी होगी। तो इसमें 2 चीज़ें, पहली बात तो A को तोड़ो, तो A को तोड़ो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5 है, तो इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी 40 × 5 200 होगी। अब क्या है ना, इसको बैलेंस करना होता है, जैसे ये इक्वेशन कभी भी नीचे ऊपर बैलेंस होती है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस तो सेम ही रहेंगे। देखो यहाँ 40 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ 20 चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ 10 होना चाहिए, क्योंकि 2 10 ये भी 20 हो जाएगा। समझ लो मेरी बात अब, ठीक है। ऐसे पहले बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, अल्फा बीटा जो होती थे उनको बैलेंस करना होता था, ठीक है ना, जैसे अल्फा डिके हो गया या इलेक्ट्रॉन डिके हो गया, लेकिन इस बारी कोर्स में अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके मेंशन नहीं है, तो होप से उसको क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बोल दूं कि जैसे ऐसा कोई एनटीए कंफर्म नहीं कि जो टॉपिक नहीं देता उससे क्वेश्चन नहीं देता, कई बार अजीब अजीब से क्वेश्चन आए हैं। एक बार जैसे सेमीकंडक्टर में कम्युनिकेशन एक चैप्टर था, उसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन है, ऐसे एक्सरे मेंशन नहीं, एक्सरे का भी क्वेश्चन आ चुका, तो 100% नहीं लेकिन रेयर चांसेस है। लेकिन अब इस समय हम सब टॉपिक्स पढ़ें वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एक्सरे भी पढ़ के जाओ, मेरी तरफ सब पढ़ के जाओ, लेकिन चांसेस बहुत कम है, लेकिन मे बी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन फिलहाल अल्फा बीटा गामा डी का मेंशन नहीं है। अच्छा भाई, तो आप सेफली छोड़ सकते हो, बाकी किस्मत खराब हो तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा 200 रिलीज हुई, तो अब इसको बैलेंस कर लिया, तो बी के 10 न्यूक्लियंस हो गए। अब 2b प्लस सी को जोड़ा, तो ए के चिथड़े चिथड़े कर दिया, उसके न्यूक्लियंस उठा के 2b प्लस सी को जोड़ा, 2b, तो 2b को जोड़ा तो आपके पास कितना हो गया, टोटल 20 न्यूक्लियन हो गए, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी 6 है, और फिर आपके पास C की बाइंडिंग एनर्जी 20 × 7 हो गई, तो टोटल आपके 260 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो गए। ओवरऑल आपने 260 मिल गए और 200 खर्च हुए, तो आपका 60 ओवरऑल रिलीज हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके सवाल कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, इसके अलावा अल्फा बीटा गामा रेडियोएक्टिव डिके आर नॉट मेंशन्ड इन द कोर्स, सो होपफुली क्वेश्चंस विल नॉट कम फ्रॉम देम। इफ पॉसिबल ऑलवेज रीड एनसीईआरटी फॉर मॉडर्न। अगर पॉसिबिलिटी है तो प्लीज एनसीईआरटी पढ़ लें अगर दिन है आपके पास तो, क्योंकि कई बार मॉडर्न से
छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं अगर टाइम हो तो, अदरवाइज तो आप अपने PYQ कर लो, 2-3 साल के 4 साल के बहुत है ना। अब बच्चों हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी, आई होप आपको थ्योरी पढ़ के मजा आया होगा, खूब आनंद आया होगा। अब हम करते हैं इससे क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, अगर इस सेशन को रियली फ्रूटफुल बनाना है तो पहली बात तो आप लाइक कर दें, ठीक है, अच्छे कमेंट छोड़ दें, और दूसरी बात अब कॉपी पेन लेके बैठ जाए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन करें। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ पॉज करो, आप करो, फिर देखो मैंने क्या किया, और टीचर के स्टाइल से आपको सीख भी सकते हो। और हाँ, अगर आपको कोई सॉल्यूशन मेरे से अच्छा आता तो वो भी लिखा करो, सर कि मैंने सॉल्यूशन कर दिया। मेरे कोई बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट पेन देख लें, पेन सारे सेट हैं अपने। हाँ, तो पहला क्वेश्चन ऐसा कुछ कह रहा है, द फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ H एटम ऑफ बाल्मर सीरीज आर दिस दिस दिस, और इनका λ1 λ/3 λ3 अप्रोक्सीमेटली समथिंग समथिंग समथिंग, द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर इज। करना क्या भाई कि पॉज करना है। भाई देखो मैं आपको साफ बता दूं, अगर आप अभी भी कॉपी पेन लेकर काम नहीं करोगे तो सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। एग्जाम में थ्योरी नहीं आएगी, एग्जाम में देखना नहीं होगा वीडियो, एग्जाम में करना होगा। तो पेन लेके करो, पॉज करो, फटाफट देखो क्या आंसर आता है। ठीक है, करा। अब मैं करता हूँ। लाइमन बाल्मर, बाल्मर मतलब कि 2 पर आना है, ठीक है, और ये आपके फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। तो आपके पास क्या है भाई, ये फर्स्ट थर्ड के हो गए। तो फर्स्ट का मतलब क्या हुआ कि λ1 फर्स्ट का है, तो इसका मतलब लैम्डा मैंने आपसे बताया कि अगर एंगस्ट्रॉम में देखो तो 912 एंगस्ट्रॉम बाय z स्क्वायर 1/n छोटू स्क्वायर माइनस 1/n बड़ू स्क्वायर होता है, ये होता है बच्चों। तो λ1 देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 912 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम नहीं लिख रहा, आपको पता ही एंगस्ट्रॉम होगा, क्यों बार बार लिखे एंगस्ट्रॉम। बाय हाइड्रोजन है तो Z1 हो गया, n छोटू, छोटू तो 2 ही है, बाल्मर है, बड़ू फर्स्ट लाइन के लिए ये, और थर्ड लाइन के लिए हो गया छोटू ये है। तो थर्ड का मतलब, फर्स्ट का मतलब 3 से 2, सेकंड का मतलब 4 से, और थर्ड का मतलब 5 से 2, तो ये डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर हो गया। अब मेरे को इन दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। तो λ1/λ3, अगर λ1/λ3 करूँगा तो ये आ जाएगा, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, तो 1/4 माइनस 1/25 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और 1/4 माइनस 1/9 नीचे, मतलब ये चीज़ ऊपर, ये चीज़ नीचे रहेगी, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं 100, तो 100 एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो ये हो गया 25 माइनस 4 आई हो, और इसमें 36 एलसीएम ले लिया, ठीक है, 36 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 9 माइनस 4। तो अब ये कितना हो गया बच्चों, अभी मेरे पास हो गया 21/100 इंटू 36/5, ठीक है बच्चों। अब कैलकुलेट कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा, तब भी भाई मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर लूँगा। चलो भाई कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 21 इंटू 36 डिवाइडेड पर, नहीं मैं क्यों कैलकुलेटर यूज़ करूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। 21 इंटू 36 तो अपन कर ही सकते हैं, नहीं कर ही लेते हैं, छोड़ो, है ना। 21 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 500, तो ये आंसर मेरे पास आता है 1.512, ठीक है बच्चों। तो 1.512 को हम लिख सकते हैं 15.12 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है बच्चों। हो गया बच्चों, तुमको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरे को तो तुम्हारा टाइम बचाना है ना, इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो इसके हिसाब से आंसर जो आना चाहिए, x की वैल्यू 15 आ जानी चाहिए। लो जी बच्चों, बजाओ तालियां, ठीक है बच्चों। वैसे देखो सारी जान तो ऐसे बहुत सारे बच्चे देखें जिनको 25 के 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन कैलकुलेशन में ख़राब कर देते हैं, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक से। तो कैलकुलेशन बहुत धीमे से करो, बहुत ज़्यादा लालच नहीं करनी, ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा लालच नहीं करनी, टिका टिका के कैलकुलेशन करो, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, हमारे एक RBC क्रैश कोर्स है, ठीक है बच्चों, और ये एक्सक्लूसिवली सेकंड अटैम्प्ट के लिए। तो अगर आपका पहला अटैम्प्ट बहुत अच्छा हो और आप दूसरे अटैम्प्ट में बिल्कुल सब कुछ फोड़ना चाह रहे हो, आप और भी अच्छा करना चाहते हो, मान लो आपकी परसेंटाइल 99.8 आ गई, जो मान लो 2000 रैंक के आसपास है, और आप टॉप 100 200 में आना चाहते हो, ठीक है, तो आपने रैंक को अगर बहुत ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हो सेकंड अटैम्प्ट में, तो आप RBC क्रैश कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है बच्चों। अगला, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन nth ऑर्बिट
वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाय, कहोगे ऐसे कैसे क्वेश्चन दे रहे हो भाई, ये क्वेश्चन यही मेन में आया हुआ है, मैंने नहीं बनाया, ठीक है। तो v प्रोपोर्शनल टू z बाय n होता है, तो 1/n हो गया। लो जी, इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ भाई कि मॉडर्न बहुत ही सही चीज़ है, बड़े आराम से नंबर आते हैं, 12 नंबर एकदम आराम से, ठीक है। 2 हो गया ना। हाँ, अगला क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ पेंटा, पेंटा मतलब 5 आयनाइज्ड कार्बन, मतलब नेचुरल सी बात, आपको पता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है तो 5 निकालने पड़ेंगे, तो वो 5 पेंटा आयनाइज्ड है। क्वेश्चन कह रहा है पेंटा आयनाइज्ड कार्बन की एनर्जी अगर हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट के बराबर है, तो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में एनर्जी -13.6 होती है और किसी चीज में होती है 13.6 z²/n²। अगर ये दोनों बराबर हैं तो 13.6 कट गया, तो z और n सेम होंगे, तो z कितना है, कार्बन है तो 6, तो n भी 6 हो गया। लो जी, n बराबर 6, आंसर 2 आ गया, ठीक है ना। कितना आसान क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों। तो n बराबर 6 बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं। आगे चलते हैं। The atomic hydrogen atoms a line spectrum consisting of various series. Which series of hydrogen atomic spectra is lying in visible region? ऐसा भी क्वेश्चन आया, मैंने पहले ही बता चुका था कि सबसे पहले कौन सी लाइन मिली थी बच्चों, बाल्मर, ठीक है बच्चों। तो ये बाल्मर में होता है, आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। A particle of mass m moves in a circular orbit with u बराबर इतना, if Bohr's quantization conditions are applied, radius of possible orbitals Rn में वेरी विद n की पावर 1 बाय अल्फा वेयर अल्फा इज, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि जो रेडियस है किस पे वेरी करेगा। अब रेडियस कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमारे पास क्या होता है कि एक तो फॉर्मूला होता है mvr बराबर nh/2 पे, और दूसरा होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो mv²r होता है। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स होता है -du/dr, नहीं होता। तो अब ये जो भी होगा, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा r³ आ जाएगा, ठीक है। r4 का डिफरेंशिएशन r³, तो बेसिकली फोर्स समथिंग इनटू r³ c इनटू r³ लिख दो। तो कहने का मतलब ये हो बच्चों कि v² प्रोपोर्शनल आ जाएगा r की पावर 4 के, या फिर v प्रोपोर्शनल आ जाएगा r के स्क्वायर के, आ जाएगा v² r की पावर 4 के, और v r² के प्रोपोर्शनल आ गया। अब बस मेरे से प्रोपोर्शनलिटी तो पूछिए भाई, तो मेरे से पूछ रखा है रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो बच्चों, v इसके प्रोपोर्शनल आ गया, और यहाँ पर मुझे इस इक्वेशन से क्या मिला कि v r n के प्रोपोर्शनल है, ठीक है बच्चों। अब मेरे को रेडियस चाहिए, तो v को छोड़ दो, तो v r² के प्रोपोर्शनल, तो v को समथिंग r² लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, इसको समथिंग r², तो ये r³ n के प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब r जो है वो n की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ये जो अल्फा नामक चीज़ है, ये अल्फा नामक चीज़ क्या हो जाएगी, 3। देखें आंसर सही है, बिल्कुल सही बच्चों। लोग तालियां बजाओ, मजा आ रहा है, मजे आने चाहिए, ठीक है बच्चों। वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड गोल्ड are 4.1 electron volt and 5.1 electron volt respectively. The ratio of slope of stopping potential versus frequency plot for gold to that of aluminum. भाई हमको Vs और frequency की पूछा है। या देखो, अगर आपको याद है तो ये ग्राफ ऐसे बनता है, और मैंने कहा था कि Vs क्या होता है, Kmax by E, और ये होता है E minus phi by E। E को लिख सकते हैं HF, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। तो इसकी स्लोप नामक चीज़ क्या होगी भाई, y बराबर mx प्लस c होता है, तो x तो फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब इसकी स्लोप h बाई होगी। तो जो आपके पास स्लोप है वो होगी h बाई। अब मुझे बताओ क्या स्लोप इस पर डिपेंड करती है कि वर्क फंक्शन कितना है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। हाँ, ये जो इंटरसेप्ट है आपका, ये इंटरसेप्ट ये ज़रूर डिपेंड करते हैं कि वर्क फंक्शन क्या है, लेकिन स्लोप का कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आएगा 1। देखें मैं सही हूँ गलत हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ भाई साहब, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर गिवन एज 4k 2k एंड k, ठीक है बच्चों। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एज फॉलोज, ठीक है बच्चों। तो लैम्डा होता है h बाय mv, और मोमेंटम को लिख सकते हैं √2mk, लिख सकते हैं बच्चों। और तो बेसिकली हमको लैम्डा को अरेंज करना है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का होगा 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और k की जगह 4k, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे, अगला क्या है बच्चों, अल्फा।
अल्फा में H की जगह H होगा, मास प्रोटॉन का होगा, नहीं अल्फा का होगा। और अगर एक काम करते हैं, हम अल्फा का मास लगभग 4m मान लेते हैं। अब ध्यान रखना, कभी भी अल्फा का मास होता है ना वो 4m मान लेते हैं। जैसे अल्फा में 4 न्यूक्लियन होते हैं, तो अगर एक न्यूक्लियन का मास m मान लो, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास लगभग सेम ही होता है, तो इसीलिए उसको 4m मान लेते हैं। ऐसे ही प्रोटॉन होगा तो उसका मास m मान लेते हैं। हाइड्रोजन का भी लगभग m मान लेते हैं, क्योंकि एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से बहुत कम होता है ना। तो m की जगह 4m और काइनेटिक एनर्जी की जगह कितना है बच्चों, 2k। इसी तरीके से अगर मामला हमारे पास तीसरा किसका है बच्चों, प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन का मामला है तो H/2, मास की जगह मास, और काइनेटिक एनर्जी तो k दे रखी है। अब हमको देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा। देखो भाई, पहली चीज़ तो क्या है कि अगर आप इन सबका रेशियो करोगे, अगर आप इन सबका रेशियो करते हो, इलेक्ट्रॉन, अल्फा और प्रोटॉन, तो H/2 तो कट गया और k भी कट गया, तो यहाँ पर H2k तो कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 1/4me। यहाँ आ जाएगा बच्चों H2k कट गए 1/8m, और यहाँ आ जाएगा H और 2 और k कट गए, ठीक है बच्चों, 1/m रूट का। अब ये सोचो, ये जो me है ना, एक प्रोटॉन के मास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। मेरे ख्याल से एक प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कुछ 1800 समथिंग गुना होता है, शायद 1836 टाइम्स, ठीक है बच्चों। तो आप ये सोचो कि भाई ये चीज़ तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये बहुत छोटा डिवाइजर है। अब इन दोनों में कंपेयर करोगे तो नेचुरल सी बात है कि ये जो प्रोटॉन है ज़्यादा होगा, इसका मतलब लैम्डा प्रोटॉन लैम्डा अल्फा से ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों। और लैम्डा इलेक्ट्रॉन तो इससे ज़्यादा नहीं, इससे बहुत 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 ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा, फिर प्रोटॉन और फिर अल्फा, तो ये आंसर हो जाना चाहिए थर्ड, ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है बच्चों, थर्ड आंसर है, ठीक है बच्चों। लोग बजाओ ताली। तो आज आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसका अगर आपको सीरियसली यूज़ करना है तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चनों को करो। होता क्या है ना, हमारी आदत नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट हैबिट। जैसे हमको काम करने की आदत पड़ जाती है तो इंसान मतलब इंसान में इनर्शिया होता है, आप काम करते रहोगे तो काम करते रहोगे, खाली बैठ रहोगे तो खाली बैठ रहोगे, तो आप सवाल करने का इनर्शिया डालो। अगर अभी तक भी नहीं है तो अभी भी करो, टेंशन मतलब मॉडर्न तो मतलब बिल्कुल ही कतई स्कोरिंग टॉपिक है, मस्त। अगला क्वेश्चन, द एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन इतना, सबसे छोटी वेवलेंथ किस में होगी। देखो यार, अब सबसे छोटी का वेवलेंथ मतलब एनर्जी बराबर hc/λ होती है, तो इसका मतलब सबसे कम छोटी वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, तो अपने को मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, ये सब छोटी वेवलेंथ है की बात। अब लैम्डा की वैल्यू वैसे आप सीधे कर लो, 9 से 12, हाइड्रोजन की बात है तो 1/n छोटू स्क्वायर माइनस 1/n बड़ू स्क्वायर होगी। तो एक तरीका तो यह है कि सिंपल सी बात भाई, ये 3 से 1 है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो आप बेसिकली लैम्डा निकालते रहो और देख लो कौन सा ज़्यादा है। वैसे तो जनरली बच्चों को पता होता है, जैसे कि ये एनर्जी -13.6 होती है, ये एनर्जी 13.6 Z²/n² होती है ना, तो इसमें n 2 हो जाएगा, तो ये इसको डिवाइड बाय 4 आ जाएगी, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 13.6 डिवाइडेड बाय 4, आई थिंक 3.4, ठीक है। और ऐसे ही आप इस एनर्जी को डिवाइड कर सकते हो, तो ये डिवाइड बाय 9 आ जाएगा, तो आई होप 1.51 आ जाना चाहिए, शायद 0.85 आते, मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी नेचुरल सी बात है ये है, बाकी एनर्जी बहुत कम है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी या सबसे कम जो लैम्डा है वो डी का होगा, तो आंसर इसका सेकंड यानी कि डी आ जाएगा। अच्छा बच्चों, एक चीज़ को और ध्यान रखना, ये लोग ना जानबूझ के ऐसी बदतमीजी करते हैं, सेकंड पे डी लिख दिया, इंसान को लगता है डी, तो वो 4 मार्क करके चले जाते, ये लीनियरली लिखते, मतलब 1 2 3 4 की जगह ABCD लिखेंगे, वो DCBA कर देंगे। तो कई बार बहुत कुछ करके अगर आपने थोड़ा ध्यान हटाया तो आपका एग्जाम खराब हो जाता है, तो बहुत ध्यान से एग्जाम करना है, ध्यान रखना, थोड़ा लालच कम कर लो, कम क्वेश्चन करो, लेकिन सही से करो। तो आंसर आपके पास आ गया 2D, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन कंटेक्स्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ इंसिडेंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है K - phi, तो Ke max होता है, नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है K/E,
और के मैक्स आपके पास होता है, के मैक्स आपके पास होता है कितना होता है बच्चों, एच एफ माइनस फाइव ई माइनस फाइव बाई। तो ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, काम खत्म, आंसर हो गया 4। ठीक है बच्चों, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, देखते रहो आप लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है आइडेंटिकल फोटो कैथोड रिसीव लाइट, मतलब बेसिकली फोटो सेंसिटिव प्लेट है जिस पे लाइट गिर रही है, फ्रीक्वेंसी f1 f2 है, द वेलोसिटीज की जगह मैक्सिमम वेलोसिटीज होना चाहिए। द मैक्सिमम वेलोसिटीज कमिंग आउट आर v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, तो v1 v2 कितने होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटीज मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, e माइनस फाइव, तो एच एफ माइनस फाइव हो गया। ठीक है बच्चों, तो v1 f1 और ऐसे ही यहाँ पे v2 और f2। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप सिंपल इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लीज पॉज करके सवाल करते रहो। और अच्छी बात, हाँ मैं इसके बाद एंड में 5-6 सवाल आपको करने को भी दूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं ना। ठीक है, उससे आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और आंसर आपको कुछ नहीं, ये टेलीग्राम पे जब अपलोड होगी ना पीडीएफ, तो उसके एंड में आंसर दे रखे होंगे, या फिर टेलीग्राम पे वैसे भी आंसर डल जाएंगे इसके। चलो भाई, इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा, आप देख लेना, बहुत सिंपल है, क्या बताना, बिल्कुल सामने दिख रहा है। अगला क्वेश्चन 11, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन पढ़ लो यार, लैम्डा एच बाई एम वी होता है। अब एक पार्टिकल है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का लैम्डा का रेशियो करोगे तो मोमेंटम के रेशियो के उल्टा आ जाएगा। आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा सर, हम मान के आ गया। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन का जो लैम्डा का रेशियो 2:1 है, बिल्कुल है जी। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्टिकल 4 गुना वेलोसिटी चल रहा है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन से 4 गुना, 1/4 आ गया इक्वल टू 2, तो इसका मतलब पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन का मास डिवाइड बाई 8 हो गया। लो जी, इतने सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है ये। ठीक है, आप देखते चलो और प्लीज़ अपने हाथों सवाल करते रहो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर 4 आ गया, मेरा ही 4 है जी, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर the energy levels of hydrogen atom has been shown along with some transition marked A B C D, कुछ भी है कंटिन्यूम, मतलब बिल्कुल आखिरी का लेवल जहाँ पे एनर्जी जीरो हो जाती है, मतलब n बराबर इन्फिनाइट, क्योंकि एनर्जी 13.6 z² में n² होती है, तो n इन्फिनाइट हो गया ना। अभी कह रहा है कि ये ट्रांजिशन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, जो भी यहाँ तक आएगा ये लाइमन है, ये बाल्मर है, ये पास्चन है, ये ब्रैकेट है, ये फंड है। ठीक है बच्चों, फंड को F लिख देते हैं, ठीक है, जैसे PFUND होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्या क्या कह रहा है। ठीक है भाई, तो ए बी सी डी, ए लाइमन है, और लाइमन की देखो यहाँ से आएगा तो पहली लाइन होती है, दूसरी तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो लाइमन की नहीं, ये तो लाइमन की आखिरी है ना, तो ये इसको बोलते हैं सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन। तो ए तो हो गया सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन। ठीक है बच्चों, अब ए सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन हो गया, तो वैसे तो हमारा काम खत्म होगा, सीरीज लिमिट मतलब जहाँ पे एकदम खत्म हो जाता है। अच्छा भाई, अब बी देखते हैं। बी जो है वो पास्चन बाल्मर है, बाल्मर की 1 2 3, बाल्मर की थर्ड लाइन है। ठीक है, तो थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। सी की बात करते हैं, सी जो है पास्चन, पास्चन का फर्स्ट और सेकंड, पास्चन की सेकंड। लो जी, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर आप मॉडर्न कर लो तो सबसे आसान मार्क्स जो होता है मॉडर्न में होता है। मॉडर्न से बताऊं 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से, 3 तो मतलब कहीं नहीं गए, बहुत रेयर चांस होता है कि 3 से कम क्वेश्चन आते हैं। आप कहीं भी देख लो, सबसे ज़्यादा वोल्टेज मॉडर्न की है, और आसान चीज़ है, कमाल की बात है। अगली चीज, फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम। ठीक है, अब मैं क्या बताऊँ यार, फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम, तो फ्रीक्वेंसी तब होगी ज़्यादा मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम होगी। एनर्जी क्या होती है 13.6 z² 1/n छोटू स्क्वायर माइनस 1/n बड़ू स्क्वायर। अब इसको मैं क्या ही सॉल्व करूँ, आप सबका छोटू बड़ू निकाल लो। ठीक है, तो देख लेना किसकी ज़्यादा है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार। अगला, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इक्वल द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज इज। ठीक है बच्चों, भाई लैम्डा होता है h/mv। ठीक है, अब इनका दोनों सेम है, तो इसका मतलब mv मोमेंटम सेम है, तभी तो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, mv ऑफ अल्फा और mv ऑफ प्रोटॉन दोनों आपस में सेम है। ठीक है, प्रोटॉन का मास m है, वेलोसिटी vp है, और अल्फा का मास 4m है, वेलोसिटी v अल्फा है। अब क्वेश्चन ये है अपने पास, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। अब देयर वेलोसिटी पूछा नहीं, लेकिन पहले प्रोटॉन दे रखा फिर अल्फा, इसका मतलब वो vp/v अल्फा पूछ रहा है।
तो Vp बाई वी अल्फा जो आएगा वो 4 आ जाएगा, तो आंसर 4:1। लो जी, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल आनंद की मौज बाहर आ रही है, बिल्कुल आ रही है भाई साहब। ठीक है बच्चों, The wavelength of a photon emitted by hydrogen atom when an electron makes a transition from n बराबर 2 to n बराबर 1। ठीक है बच्चों, वेवलेंथ पूछ रखा है कितना होगा, अरे भाई बता तो रखा है, सिंपल सा फॉर्मूला 912 13.6 है ना, z स्क्वायर हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर, 1 बाय n छोटू स्क्वायर माइनस 1 बाय n बड़ू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो भाई n बराबर 2 to n बराबर 1, छोटू हो गया 1 और बड़ू हो गया 2। अब मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप आंसर निकाल लोगे, कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, ये एंगस्ट्रॉम में होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, The stopping potential for electrons emitted from photosensitive surface illuminated by light of wavelength 491 nanometer is 0.710. Then when the incident wavelength is changed to new wavelength, the stopping potential is 1.43. The new wavelength is नई wavelength क्या होगी। ठीक है बच्चों, इस डेटा से हम क्या करते हैं, मैं थोड़ी कैलकुलेशन कम करूंगा। हमको पता है कि एनर्जी, ठीक है, होती है जो आपके पास, ये आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका मतलब जो के मैक्स होगा वो आपके पास होगा 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के मैक्स क्या होता है, ई माइनस 5। ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा बच्चों। तो आप क्या करना भाई कि आपके पास 5 हो जाएगा ई माइनस 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी कैसे निकालोगे भाई, आपको वेवलेंथ दे रखी है, तो यहाँ से एनर्जी कैसे निकालोगे, 1240 डिवाइड बाय 491 माइनस 0.71। ये तो आपके पास होगी फाई की वैल्यू, होगी बच्चों फाई की वैल्यू। अच्छा भाई, अब दूसरे केस में कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.43 है, तो नई वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, दूसरे केस में क्या करना, सेकंड केस में, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.3 है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और के मैक्स होता है ई माइनस 5। तो ये जो फाई की वैल्यू उसको यहाँ पे डाल देना, इससे ई आ जाएगा 5 प्लस ई आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 1.43 एनर्जी आ जाएगी आपके पास, और एनर्जी 1240 बाय लैम्डा होती है। तो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, अगर आपके पास एनर्जी आ गई तो आप लैम्डा निकाल सकते हो। देखो जी कितना सिंपल चल रहा है मामला, बिल्कुल ही मजे आ रहे हैं, एकदम मध्यम गति से मजे ही मजे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप कर लेना, मैं नहीं करूंगा भैया, मास्टर ने तो बहुत कैलकुलेशन कर रखी है, आपका जरूरी करना। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड प्रोटॉन ऑफ मास एम पी, ये दे रखा है, आर मूविंग विद सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। भाई मैं आपको इसीलिए क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब कह रहा है इनका डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो, तो लैम्डा कितना होता है बच्चों, कह रहा है उनकी स्पीड सेम है, तो लैम्डा एच बाय एम वी होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो करोगे तो भाई एच सेम है, वी सेम है, तो क्या होगा, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास के रेशियो आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का रेशियो बताना है, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का रेशियो एम पी बाय एम ई आ गई। अब आपको दे रखा है कि यार एम पी 1836 टाइम्स एम ई है, तो ये 1836 हो गया। लो जी बच्चों, आंसर सेकंड 1836 आ गया। ठीक है भाई, कुछ ज़्यादा फॉर्मूले नहीं, बहुत गिने चुने फॉर्मूले, इससे बहुत ज़्यादा फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नेटिज्म सब में आते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, two stream of photons possessing energy equal to twice and 10 times the work function of metal are incident on metal surface successively, the value of ratio maximum velocities। ठीक है, v max की वैल्यू बतानी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है के मैक्स होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपके पास e माइनस 5 होता है। ठीक है बच्चों, तो v जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है e माइनस 5 के रूट के। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं दोनों केस में मैक्सिमम वेलोसिटीज का रेशियो करूं, तो पहले में क्या है बच्चों, ट्वाइस है, तो एनर्जी 2 लिख दो, और दूसरे में क्या है बच्चों 10 टाइम्स, तो उसको लिख दो e को 10 तो ये आ गया 5, ये आ गया 9 रूट में, तो ये 1/3 आ गया। तो इसका मतलब कि आपके पास जो वेलोसिटीज का रेशियो 1:3 आ गया, तो x1 है y 3 है ना, तो x की वैल्यू पूछी है, तो देखें x की वैल्यू क्या दी इसने, 1 दी बिल्कुल, y देता तो 3 हो जाती है, और x प्लस y बोलता तो 4 हो जाती है, और क्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमेशा अपने को लोएस्ट वैल्यू लेनी, जैसे अगर आपके पास 1/3 है तो 2/6 भी हो सकता है, 3/9 भी हो सकता है, सबसे जो लोएस्ट वैल्यू वो लेनी। तो इसीलिए अगर कोई बड़ा आंसर है तो काट पीट कर देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें कह रहा है रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ Li प्लस प्लस इज इतना। अब ये कह रहा है हाइड्रोजन का रेशियो इतना होता है, इतना ले लो, वैसे होता तो 0.5 to 9 होता है, लेकिन इसने इतना दे रखा है, कुछ कैलकुलेशन के लिए दे रखा होगा। रेडियस होता है R0 जो 0.5 to 9 होता है n² by z।
तो इस केस में R0 दे रखा है 0.51 एंगस्ट्रॉम n। भाई लिथियम है और 5th ऑर्बिट, तो n को लिख दो 5। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम का 3 हो गया, इसीलिए दे रखा है क्योंकि इससे डिविजिबल है। तो डिविजिबल करोगे तो आपका आ जाएगा 73 से 51 0.17 इंटू 25। ठीक है बच्चों, 0.17 इंटू 25। ठीक है, तो 0.17 इंटू 25 कुछ ना कुछ होता होगा। चलो एक काम करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये 100 हो जाए। तो ये 100 हो गया तो 17 हो गया। ठीक है बच्चों, बाय 4 आ जाएगा आई थिंक। ठीक है बच्चों, और ये आ जाएगा 4 4 16 और 4.25 आ गया बच्चों। अब इसको हम 425 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आंसर कितना होना चाहिए 425। लो जी, इतनी कैलकुलेशन तो मेरे से भी हो जा रही जल्दी से, आप भी कर सकते हो। आपका दिमाग मेरे से तेज चलता है, जितनी उम्र बढ़ती है दिमाग ना कैलकुलेशन धीमी हो जाती है। कंसेप्ट तो हो जाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, द रेशियो वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस h लैम्डा बामा से इतना, द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो बच्चों सुनो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी कभी कभार पढ़ लेनी चाहिए। कुछ चैप्टर होते हैं उनके ऐसे, जैसे मॉडर्न की पढ़ लेनी चाहिए, ऐसी सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स, इनकी पढ़ लेनी चाहिए। फिर डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऐसी एक आध चीज़ होती है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पैरा, डाया, फेरा, है ना, इसकी पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन अभी आप मत पढ़ना प्लीज़। अगर आपके एग्जाम में 2 4 5 10 दिन है, मत पढ़ना। हाँ, कभी महीना भर हो तो आप चाहो तो पढ़ लो, वैसे बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी 80 85 90 नंबर की, आप 75 80 नंबर कंसिस्टेंटली बीट कर रहे हो और आप 100 लेना चाहते हो तो ज़रूर पढ़ो, है ना। एक्चुअली क्या एनसीईआरटी में एक जगह जिक्र है एच अल्फा एच बीटा। एक्चुअली एच अल्फा कुछ नहीं होता, पहली लाइन को बोलते हैं एच बीटा, दूसरी लाइन को। मतलब अगर आप मतलब n बराबर 1 पे लैंड कर रहे हो तो 2 से 1 एच अल्फा है, 3 से 1 एच बीटा, ऐसे, और कुछ नहीं। वैसे आदमी कॉमन सेंस से भी अंदाजा लगा सकता है कि एच अल्फा क्या होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है एच अल्फा एच बीटा, लाइमन बाल्मर, बाल्मर मतलब n बराबर 2 पे एंड कर रहे हैं, इनका रेशियो। तो इनका रेशियो कह रहा है, तो एक अल्फा और बीटा का रेशियो। तो अल्फा लैम्डा कितना होता है 912, 1/n छोटू स्क्वायर, जेड स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। छोटू बाल्मर है तो 2 होगा, और बड़ू जो भी होगा। तो अल्फा में जो होगा ये होगा 912 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस बड़ू कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर होगा। और दूसरे में छोटू तो 4 ही है, बड़ू हो जाएगा 4 की जगह तो 16 हो गया। ठीक है बच्चों, अभी क्या हो गया बच्चों, ये 1/4 माइनस 1/16 तो ऊपर आ जाएगा। देखो बच्चों इंपॉर्टेंट है धीमे धीमे कैलकुलेशन करना। और 1/4 माइनस 1/9 नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत आराम से कैलकुलेशन करो, कोई जल्दी नहीं, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। तो ये हो गया, अगर 16 एलसीएम ले लें तो 4 माइनस 1, ठीक है। और अगर 36 एलसीएम ले लें तो 9 माइनस 4। ठीक है बच्चों, मैं सही हूँ? होप सो मैं सही हूँ। 16 एलसीएम ले लें तो 4 माइनस 1, और 36 एलसीएम ले लें तो 9 माइनस 4। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 3/16, और ये हो गया 5/36। तो ये जो वैल्यू आ गई ये आपके पास आ गई 3 × 36/16 × 80। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन का आंसर x/20 है, तो इसको 4 9 से 36 कर दो, इसको 4 × 20 इतनी कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 27/20। तो आपके पास x की वैल्यू जो होगी वो 27 आ जानी चाहिए। लेट्स सी आंसर क्या है। आंसर बिल्कुल 27 है। तो भाई मज़ा आ रहा है, ठीक है, मज़ा आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मेरे से क्वेश्चन हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको करना क्या है कि आपको पिछले कम से कम 2 साल के PYQ लगा लो, बोर्डिंग के जितने भी आए हों। कुछ नहीं कर सकते 23 के लगा लो और 22 के लगा लेना, मतलब कुछ एक PYQ कर जाना, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो मैंने पहले फॉर्मूले बता रखे, फॉर्मूले हट जाए ना, उस फॉर्मूले से बाहर कुछ आता नहीं है ना। किस्मत खराब होगी तो क्या पता एक्सरे पूछ ले आपसे या कुछ और पूछ ले, लेकिन टेक्निकल उन्होंने दे तो नहीं रखा कोर्स में। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला केस है, ध्यान रखना कि इन्होंने रेडियो एक्टिविटी हटाई है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, ऐसा कुछ हटाने को बोला नहीं है ना। एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 242 है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी है। इसमें 2 टुकड़े होते हैं 121 मास नंबर के, और उनकी बाइंडिंग एनर्जी ये है। तो इसका मतलब ये मान लो कि A गिव्स 2B, A 242 है और ये 121 है। अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी आपके पास 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
क्वेश्चन पूछ रहा है द टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। तो देखो बच्चों, पहले बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की है ना, तो एक न्यूक्लियन की है, तो पहले टोटल बाइंडिंग एनर्जी 242 इंटू 7.6 थी। अब टोटल बाइंडिंग एनर्जी 121 इंटू 2, ये भी 242 न्यूक्लियन हो गया इंटू 8.1 है। अब ये फाइनल बाइंडिंग एनर्जी, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी, कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को माइनस कर देना है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा दोनों को माइनस करके, 242 दोनों में सेम है, 8.1 माइनस 7.6, तो ये आ जाएगा 242 इंटू आई थिंक 0.5, मतलब 121। तो आंसर 121 आ जाना चाहिए। देखो जी, कैलकुलेशन ही बहुत सिंपल है। वैसे बताओ, हमेशा कैलकुलेशन आसान नहीं आती, इसमें कैलकुलेशन आसान आ रही है, वो किस्मत है, कई बार बहुत गंदी कैलकुलेशन आती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, the de Broglie wavelength of an electron having kinetic energy E is lambda. If the kinetic energy of electron becomes E by 4, then its de Broglie wavelength will be. ठीक है भाई, लैम्डा होता है h by mv, जिसको मैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी को E से लिख देता, तो लैम्डा 1 बाय रूट E के प्रोपोर्शनल है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि E एनर्जी है तो लैम्डा है, अगर E बाय 4, तो अगर देखो अगर एनर्जी 1/4 होगी तो बेसिकली 1 बाय 4 का ऊपर रूट 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब डबल होनी चाहिए, तो लैम्डा जो होगा आपके पास वो 2 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं सही हूँ तो लैम्डा 2 लैम्डा हो गया। देखो जी कितना आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये एक रिएक्शन दे रखी है। ठीक है बच्चों, रिएक्शन हमेशा देखना नीचे ऊपर बैलेंस होनी चाहिए, 92 है तो 92 है, 238 है तो ये 238। ठीक है बच्चों, इनके मास दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चनों से घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये मास दे रखा है, ठीक है, 238 इंटू इतना, एक्चुअली ये तो इसका मास AMU में है, तो AMU को अगर मैं 931.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो उतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये एनर्जी बाय c², मतलब ये मास ही है। ठीक है बच्चों, अब करना कुछ नहीं है। देखो भाई, क्वेश्चन ने पूछ रखा है कि इस केस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो देखो भाई A का मास ये दे रखा है, इसको भूल जाओ, ये मास है AMU में, B का ये दे रखा है, D का ये दे रखा है, तो बेसिकली एनर्जी जो मास डिफेक्ट जो इसके से मास में चेंज आया वो आएगा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब रिएक्टेंट का मास कितना है बच्चों, 238.05079। ठीक है, ये तो आपका रिएक्टेंट का मास हो गया, और जो प्रोडक्ट का मास आएगा वो होगा बच्चों, इन दोनों का सम कर लेते हैं, 234.04363 प्लस 4.00260। आप इनका मास निकालो, इनका मास निकालो, जो भी आपका डेल्टा एम आ गया। ठीक है बच्चों, वो जो डेल्टा एम है उतना मास कम हुआ, तो एनर्जी कितनी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी डेल्टा एम इंटू c²। तो अगर आप पे डेल्टा एम आ गया तो उसको c² से मल्टीप्लाई करना, लो जी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, आंसर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सुनना मेरी बात, अब हमारा खेल खत्म नहीं हुआ, अब मैं आपको बहुत सिंपल 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक, आप इनको देखो और इनको पॉज करके इनको सॉल्व करो। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, पिछले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। ठीक है, पॉज करके कर लो। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी पॉज कर लो। ये तीसरा क्वेश्चन है, पॉज कर लो। ये चौथा क्वेश्चन है, पॉज कर लो। ये पांचवा क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन। अब करना है क्या बच्चों कि इन सभी 6 क्वेश्चन के आंसर जो भी हो, 1 2 3 4 ऐसे ही आंसर होंगे, उन सबको आंसर में लिख देना। बस ऐसे लिख देना, ये नहीं मतलब एक का 1, 2 का 2, ऐसे नहीं। जैसे पहले का 2 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 4 है, तो 2 3 4 1 2 6 जो भी आंसर लिख देना। ठीक है भाई, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और इसका जो आंसर होगा वो मैं जब किसी का ठीक आंसर आ जाएगा तो मैं नीचे कमेंट में लिख दूंगा। ठीक है, और उसको पर्सनली मैसेज में बधाई भी दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपको आपका जो मॉडर्न का भय है वो दूर हो गया होगा। ठीक है, मेरा नाम निर्भय और मैंने शायद आपको बिना भय के बनाया होगा, लेकिन इसके बाद कहानी ख़त्म नहीं हुई। देखो ये एक एग्ज़ाम पास आने के कारण एक छोटा सा लेक्चर है। ठीक है, मैं इसमें बहुत कुछ नहीं बता सकता था, लेकिन आप अगर हो सके तो 23 के PY को जरूर करिए, हो सके तो 22 के भी कर लीजिए। इतना कर लेंगे तो काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी है कि मॉडर्न का क्वेश्चन आपसे सही हो जाए। ओके बच्चों, बाय। और हाँ, आप भूलिएगा मत, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ नीचे लाइक और सुंदर सुंदर कमेंट दीजिए, कई बार बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। और छोटी सी कुछ चीज़ें और, जैसे कि EM वेव्स, लॉजिक गेट्स, ठीक है,
ऐसे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिनसे अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो एक मेरा EM वेव्स का वीडियो है, एक लॉजिक गेट्स का वीडियो है, और भी कुछ। मैग्नेटिज्म से ध्यान रखना, मैग्नेटिज्म से कई बार 3-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना। तो ये सब वीडियो दे रखे हैं मैंने करंट से अच्छे खासे, तो मतलब जो मेरे पीछे वीडियो हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो आप देखिएगा और करते रहिएगा। एग्जाम में जब 2-3 दिन बच जाए तो ज़्यादा कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अभी आप नया कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है बच्चों। ओके, बाय, टेक केयर।